हेलो फ्रेंड्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है मासूम शिक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर हमारा 10th से है ये, और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सर्कल्स के बारे में हम जानेंगे, इसके बेसिक्स पॉइंट, और हम जानेंगे कि किसी सर्कल के अंदर बने हुए सेक्टर और सेगमेंट का एरिया या फिर जो आर्क है उसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंस बनाए रखें ताकि हम इसको पूरी तरह समझ पाएँ। ओके। तो ये एक सर्कल है। तो हम जानते हैं कि सर्कल का एक मिड पॉइंट होता है, और तो बेसिक सा पहला इसका पॉइंट है कि हम इसके सरकमफ्रेंस के बारे में जानेंगे। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, या इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर कोई जैसे कोई क्वाड्रिलेटर होता था तो हम उसके सभी साइड्स को सम कर देते थे, तो उसके सम को हम कहते थे पेरीमीटर। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर है वो एज ए सरकमफ्रेंस है हमारा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इसका एक राउंड ले रहा हूँ, तो इस पूरे राउंड को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ओके। और दूसरा पॉइंट है कि अगर मैं इसके ठीक बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करूं, जो लाइन इसके सेंटर से पास करता हो इस तरह से, तो ये जो लाइन है ये किसी भी कहीं से भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है सरकमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट से हो सकती है, बशर्ते कि उसको सेंटर के मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऐसे एक लाइन है जिसका नाम है ए बी। इसका जो मिडिल पॉइंट है उसका नाम मैं रख देता हूँ ओ। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये है हमारा डायमीटर। ओके। ए बी हमारा क्या है, डायामीटर। और ए से ओ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। तो उसी तरह बी से ओ तक का भी हो गया रेडियस। हम ए ओ कहें या ओ बी कहें, एक ही बात है, दोनों का जो लेंथ है वो बराबर है। तो यहाँ पर जो डायमीटर होगा वो होगा हमारा 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जब भी हम सर्कल की बात करते हैं और उसके एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं या उसके सरकमफ्रेंस को फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा एक सिंबल है, वो पाई है। तो उस पाई को हम 22/7 लिखते हैं, और ये जो पाई होता है ये होता है रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर। ओके। डायमीटर, जस्ट ये पेन थोड़ा ज़्यादा स्लीपी है इसमें, डायमीटर। ओके। तो इसके रेशियो को हम पाई कहते हैं, जिसकी वैल्यू आती है 3.14। तो नेक्स्ट आता है हमारा सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है ये हम जानेंगे। आप देख सकते हैं कि सर्कल है। अगर मैं इस सर्कल के का इस तरह से पीस करूं, एक जैसे कि एक पिज्जा है, पिज्जा के इस तरह का हम पीस करते हैं, तो ये जो पीस है ओ ए बी, ये एक सेक्टर है। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से एक सर्कल में दो सेक्टर बनते हैं। तो इसको हम अगर क्लियरली दिखाऊं, तो इस तरह से ये एक सेक्टर बना, इस तरह से एक सेक्टर बना। जो ये सेक्टर बना इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। और जो ये बड़ा ओ ए बी माइनर सेक्टर, अगर मैं यहाँ पर लिखूं डी, तो ए ओ बी डी या डी ए ओ बी, ये बना मेजर सेक्टर। ओके। तो ए ओ बी एक माइनर सेक्टर हो गया, ए ओ बी डी एक मेजर सेक्टर हो गया। तो सेक्टर हमारा हुआ पूरा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेगमेंट पे। तो इस तरह से एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी,
तो हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से, और अगेन हमारा ये सेंटर है। अगर मैं कोई भी इस तरह से कॉर्ड बनाऊं, ओके, और ये कोड या ये आर्क एक एंगल सबटेंड करे इस सर्कल के सेंटर पे, तो ये वाला ए और बी जो ये पोर्शन है आपका, मैं इसको अगर हाईलाइट इस तरह से हाईलाइट करूं, ये वाला नीचे वाला, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ओके, अगर मैं इसके कलर को फिर से चेंज करूं कुछ इसमें इस तरह से ऊपर की तरफ, ये सारा जो है पूरा ये हो गया मेजर सेगमेंट। तो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा माइनर सेगमेंट, और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। ओके, तो अब आती है बात कि फॉर्मूले को ड्राइव करने की। तो एक सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे, सबसे पहले मैं ड्राइव करता हूँ इस फॉर्मूले से। यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने लिखा था तो पाई इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर। ओके, डायामीटर का मतलब होता है 2 इंटू आर, जैसा मैंने ऊपर बताया था। तो सरकमफ्रेंस अपॉन 2r ऐसा भी कह सकता हूँ। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू हमारा हो जाता है 2 इंटू पाई। मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, ताकि आपको एक समझ, ये थोड़ा सा ढंग से समझ आए। यहाँ पे मैं इसको पाई ही लिख रहा हूँ, सरकमफ्रेंस को मैं सरकमफ्रेंस पूरा न लिख के ऐसे कर देता हूँ। डायमीटर को जो की जगह मैं 2 इंटू आर लिखता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा था। अब मैं इस 2r को ऐसे इस पाई से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगर मैं इसके नीचे 1 मानूँ तो ये आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो 2r से पाई मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई r, और 1 से सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई होगा तो सरकमफ्रेंस ही रहेगा। जो भी है वो सरकमफ्रेंस, उसको c से डिनोट करते हैं। तो c इक्वल टू 2 पाई r। इसका मतलब जब भी हमें सरकमफ्रेंस निकालना होगा तो हम 2 पाई का r का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं इसके एरिया की तरफ, एरिया ऑफ सर्कल। अभी हमने पढ़ा सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। अब हम पढ़ेंगे या फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि एरिया ऑफ दी सर्कल कैसे कैलकुलेट होता है। तो हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं इस पर, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम बन हो गया है। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और इस सर्कल को आप ध्यान से स्टडी करेंगे एक बार। और ये हमारा हो गया इसका मिडल पॉइंट। तो अगर मैं इसमें बहुत सारी लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं जो कि सर्कल्स के सेंटर से जाते हों इस तरह से, ओके, इस तरह से ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं बहुत विशेष चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें कर रहा हूँ। और सिर्फ एडिशन ये है कि मैं कुछ चीज़ों को रिलेट करूँगा, और उस रिलेट करने से क्या होगा कि हम थोड़ा इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे, और हमें पता भी चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह से हम जो है इसको डिवाइड कर लेंगे बहुत सारे सेक्टर्स में। तो मान लेते हैं ये है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6, डॉट डॉट करके बहुत सारे इस तरह से सेक्टर बने हुए हैं। तो अगर मैं इस सर्कल को काटूं और इस तरह से व्यवस्थित करूं, कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल इस तरह से का मतलब कि एक मेरा ये है, एक पहला, दूसरा मेरा ऐसा हो गया। इस तरह से मैं इनको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से ये सब जो मैंने ये सेक्टर हैं इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। यानी कि पूरा सर्कमफ्रेंस को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक आधा सर्कमफ्रेंस ये है, आधा सर्कमफ्रेंस ये है, ये यहाँ पर ऐसे क्लोज है। और ये क्योंकि एक रेडियस के इक्वल है तो ये भी एक रेडियस के इक्वल होगा, ये वाला हिस्सा। तो आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा एक रेक्टेंगल की तरह बन गया। ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ यहाँ पर r है
और लेंथ जबकि पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर था तो ये हो जाएगा आपका पाई आर, इधर भी पाई आर इधर भी पाई आर, कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई आर। तो हम रेक्टेंगल की के डेफिनेशन से जब एरिया उसकी निकालते हैं तो उसका एरिया आता है, उसका एरिया के फॉर्मूला को हम लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लिखते हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ उस रेक्टेंगल के एरिया को। तो यहाँ भी इसको एक रेक्टेंगल समझें तो इसके एरिया को हम लिखेंगे पाई आर लेंथ की जगह और ब्रेड्थ आर, तो इसका एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसकी पावर इसके ऊपर भी 1 है। जब दोनों सेम होते हैं उनके पावर को हम ऐड कर लेते हैं दो, राइट। तो यहाँ पर 1 + 1 2 तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। ओके, और बाकी आगे हम चलते हैं कि कैसे हम किसी एरिया किसी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे इस पे। तो एक और सर्कल ले लेते हैं जिसमें हम ये सीख लेते हैं कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। ये एक सर्कल है, इसका मिडिल पॉइंट है और इस पे एक इस तरह से किसी आर्क ने इस तरह से एक थीटा डिग्री का एंगल सबटेंड किया है, मतलब बनाया है इस पे। तो ये O है, ये A है और ये B है, हमें OAB का एरिया निकालना है। आप जानते हैं कि अगर एक जो घड़ी होती है वो इस तरह से अगर पूरे रोटेट करती है ऐसे, यानी कि ये सुई है, समझिए सेंटर है, इस तरह से इस सुइयों की उसके सुई की पोजीशन है, किसी भी सुई की एक पोजीशन है, ऐसा नहीं कि मैं सारे सुई की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक सुई ले लीजिए तो वो इस तरह से उसके निडल रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में, तो वो टोटल जो एंगल बनाएगी वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस सर्कमफ्रेंस पे राउंड लगाऊंगा एक, यहाँ तक फिर पहुँचूंगा, यहाँ तक पहुँचूंगा तो मैं पूरा 360 डिग्री कवर कर रहा हूँ। ओके, और इसका मतलब है कि मैं 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। तो अगर मैं 360 डिग्री कवर कर रहा हूँ तो मैं एरिया कितना कवर कर रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस तो मैं 2 पाई आर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर इस A पॉइंट से, A नहीं इसको P लिख देता हूँ, P पॉइंट से मैं वापस P पॉइंट पर आया तो इसको पूरा कवर करने में तो मैं कितना, जो मेरे इस घूमने से अंदर का जो एरिया बना वो कितना एरिया बना, वो बना पाई आर स्क्वायर, जो मैंने ऊपर बताया गया है। ओके, और जब मैंने एंगल की बात करूँ तो मैंने कितना एंगल कवर किया, 360 डिग्री का। तो मैंने जब 360 डिग्री का एंगल कवर किया तो मैंने पाई आर स्क्वायर एरिया कवर किया। अगर मैं 1 डिग्री एंगल कवर करूंगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री से, तो 1 डिग्री में मैं इतना एरिया कवर करूंगा। अगर मैं 2 डिग्री गया तो अगर माना मैं यहाँ से 1 ही डिग्री, एक सर्कल है, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पर खड़ा था, मैं यहाँ से मैं सिर्फ इतना जाता हूँ, इतना, ये 1 डिग्री है, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर 1 डिग्री और बढ़ जाता हूँ। तो इस तरह से 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से करते करते अभी मैंने 2 डिग्री पे जानना है कि मैंने कितना एरिया कवर किया, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर बाई 60 डिग्री। ओके, इस तरह से मैं जनरल एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेता हूँ कि अगर मैं थीटा डिग्री जाऊँ तो मैं कितना एरिया कवर करूँगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि इस सेक्टर जो बना इस आर्क की वजह से उसने थीटा डिग्री का एंगल बनाया इस सेंटर पे, और उसकी वजह से एक इस तरह का सेक्टर बन गया। और उस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा, यानी कि जितना उस आर्क ने उस पर एंगल बनाया उसके सेंटर पर, इनटू पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। यहाँ पर मुझे 360 डिग्री लिखना चाहिए। ओके, तो हमारा आया एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो हमें इसको याद रखना है, इस वाले फॉर्मूले को। ओके, एक फॉर्मूला नंबर जो भी है 1 2 3 इसको आप नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हम एक और सर्कल ले लेते हैं,
एक और सर्कल ले लेते हैं। अगर हम, ये तो एक पॉइंट हुआ, इसको याद रखें। दूसरा पॉइंट है कि अगर यही आर्क है, मान लिया जाए ये आर्क है, ये सेंटर है, और एक आर्क और ड्रॉ कर लेते हैं। आर्क का मतलब ए बी, ये जो ए बी वाला ये वाला हिस्सा है आर्क, इसने एक एंगल और सबटेंड किया थीटा, और हमसे पूछा कि भैया इस ए बी का लेंथ क्या है। इस ए बी का लेंथ कैसे आएगा? इस ए बी का लेंथ आएगा, उसी तरह से हम चल लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे था, मैंने पूरा एक चक्कर लगाया, इस पी पॉइंट से एक राउंड किया तो मैंने 360 डिग्री एंगल कवर किया। अगर मैं उसको सरकमफ्रेंस की भाषा में कहूँ तो मैंने 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया। तो 360 डिग्री एंगल जब मैंने कवर किया, मैं 2 पाई आर चला। अगर 1 डिग्री चलूंगा तो 2 पाई आर अपॉन 360 चलूंगा। ओके, अगर मैं थीटा डिग्री चला वैसे उसी तरह 2 चला तो मैं 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। ओके, अगर मैं ऐसा जनरल एक फॉर्मूला ड्राइव करूं तो मैं अगर थीटा डिग्री मैंने कवर आर्क बनाया, सिर्फ मैं यहाँ से इस बी से या ए से बी तक गया, तो ए से बी तक जाने में ए बी का लेंथ कितना होगा, तो मुझे क्या करना है, जितना ए बी ने इस सेंटर पे एंगल बनाया है दैट इज थीटा, उस थीटा से थीटा को मल्टीप्लाई कर देना है 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री से। जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा था कि अगर मैं 2 डिग्री कवर करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 डिग्री कवर करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जितना इस 1 डिग्री कवर करने में जो आर्क की लेंथ आई। तो टोटल थीटा डिग्री बनाने में मुझे इतना आर्क कवर करना पड़ेगा, यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, तो 2 फॉर्मूले हो गए हमारे। अब आता है सेगमेंट की बात। तो नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं इसको कि मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हमारा एज यूजुअल सेंटर हो गया, ये एक लाइन हो गया, एक लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट कैसे बना? इस आर्क की वजह से, इस ए बी आर्क की वजह से। यहाँ पर ए बी अभी आर्क है, इस ए बी आर्क की वजह से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। और ये वाला पोर्शन अगर मैं बोलूँ, ये वाला पोर्शन, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हुआ माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर बन रहा है येलो कलर में, ये हुआ आपका मेजर सेगमेंट। ओके, ये हुआ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये हुआ आपका मेजर सेगमेंट। ओके, तो यहां से हमें ये फाइंड आउट करना है, और इस आर्क ने इस पे जो एंगल बनाया ऐसे यहां पर, वो थीटा डिग्री है। अब हमें निकालना है कि इस माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा। एरिया तो हम कैसे निकालेंगे इसका? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो हम एक काम करते हैं, पूरा एरिया ऑफ इस सेक्टर का निकाल देते हैं। तो हम कहेंगे कि इसको ओ मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ये आर है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमने ना इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल है ओ ए बी, तो इससे हमारा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फाइंड हो जाएगा। अब हमें, आप कहोगे कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालें? तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट से, हाइट के फॉर्मूले से। ओके, तो अगर हम एक एग्जांपल करेंगे, उस एग्जांपल की मदद से जो भी हमने अभी तक पढ़ा है तो कोशिश करेंगे कि वो सारा कवर हो जाए। तो चलते हैं उस एक एग्जांपल की तरफ। तो एक और पेज में ऐड कर लेता हूँ इसमें, और एक सर्कल ले लेते हैं। ओके, तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, उसका ये मिड पॉइंट है, और एक हमारे पास आर्क है। उस आर्क ने इस मिड पॉइंट पे एक वो बना दिया है,
सेक्टर, और उस सेक्टर का एंगल ये है 60 डिग्री, और ये है आपका माइनर सेगमेंट, ये वाला नीचे वाला। अभी इस सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका पहले मैं नामकरण कर दूँ एक बार। ए बी, इसको ओ नामकरण ही बोल सकते हैं, सी डी, मतलब कहने का मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम नाम लिख लें उस जो भी फिगर बन रहे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो आप भी ऐसा कर लिया करें ताकि इजी हो जाए, राइट। तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर इस सर्कल पे जो इसका जो रेडियस है, पहले तो वो 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो हमसे ये पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया जो ये आर्क है ए बी, इस ए बी की लेंथ क्या है। तो फाइंड करो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, दूसरा हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एरिया ऑफ दिस सेक्टर, जो इस सेक्टर बना इसका एरिया क्या होगा, राइट। ओ ए बी का। तीसरा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट ए सी बी, मैंने ऐसे ले लिया ए सी बी, ए वापस ए पे चले जाता हूँ, ए सी बी और ए वापस ए पे। तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, का एरिया। तो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप इस पे के कि मैंने कितना फॉर्मल तरीके से लिखा है उस पर ना जाएं, सिर्फ क्वेश्चन को समझें ताकि हम जो हमने भी अभी पढ़ा वो हमारी समझ में आ जाए। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने बताया था कि मैं पूरा एक राउंड मारता हूँ ऐसे, तो मैं 2πr जाता हूँ। ओके, तो उसमें मैं 360 डिग्री कवर करता हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं थीटा जाता हूँ तो थीटा जाता हूँ तो मैं आर का कितना कवर करता हूँ, तो वो करता हूँ मैं थीटा इंटू 2πr अपॉन 360। तो मेरा फॉर्मूला था लेंथ ऑफ द आर्क, यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क लिख देता हूँ मैं सीधे। आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा, तो ये मुझे देखना है कि ये हो जाएगा थीटा, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, थीटा इंटू 2πr अपॉन 360। ओके, ये मेरा फॉर्मूला था। तो थीटा की जगह यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई, पाई की जगह मैं लिख देता हूँ 22/7। ओके, या 3.14, लेकिन यहाँ पर मैं 22/7 लिखता हूँ, और आर में लिख देता हूँ 21, क्योंकि यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है, अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं 60 डिग्री को ऐसी एज इट इज लिख देता हूँ। यहाँ मैं 7 को 21, 7 से 21 को कट कर देता हूँ, 7 3 जा 21, तो 60 डिग्री इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3, जो ऊपर ऊपर का बच गया, और नीचे सिर्फ बचा 360 डिग्री। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और ये 6 से 36 कैंसिल, 6 6 जा 36, 3 से 6 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 से ये 2 कैंसिल, तो सिर्फ 22 बचा। तो 22 लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है 22 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर वही उस आर्क ने कितना, उस जो आर्क ने सेक्टर बनाया वो उसने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, दैट इज दिस 60 डिग्री। ओके, इनटू 1 डिग्री में कितना एरिया कवर होता है, πr² अपॉन 360 डिग्री। ये जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला यही तो था ना, थीटा इंटू πr² बाई 360 डिग्री। तो मैंने वो उसी को अप्लाई किया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 60 इंटू पाई की जगह एक बार फिर से 22/7 इंटू 21 इंटू 21,
यानी कि आर स्क्वायर है तो मैंने इसकी जगह 21/21 लिख दिया है, वो नीचे 360 डिग्री। तो फिर से मैं एक बार इसको कट कर देता हूँ, 7 3 जा 21, तो मेरे पास आया 60 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 60। ओके, तो ये फिर से 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, 36, 6 जा 36, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, इस 2 से फिर मैं इस 22 को भी कैंसिल कर सकता हूँ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यार, 11 2 जा 22, 11 से 21 को मल्टीप्लाई करूँगा, 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 2 जा 22, 23, एक कैरी ऐड हो गया 23, तो इट इज़ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर आया वो आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ थर्ड, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि कुछ इसमें इसके इसको मैं मैनेज कर पाऊँ इसी पेज पे। ओके, अब है माइनर सेगमेंट। यहाँ पर सेगमेंट में मैं टी लिख देता हूँ, जो मैंने ऐड नहीं किया था। मैंने पहले भी कहा था, आप मेरे इस पे इनके स्पेलिंग या जो मैं लिख रहा हूँ इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि मैं कई बार ये जो सरफेस है इसका स्लिपरी होने की वजह से मैं आधा लिख के छोड़ दे रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं, हमने एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है माइनर सेगमेंट का। तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया मैं ग्रीन से ही लिखता हूँ इसको फिलहाल, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ओके, कैसे निकलेगा, इस सेक्टर का एरिया पूरा OAB का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या फॉर्म हुआ, OAB। तो इसका एरिया तो ऑलरेडी हमारा फाइंड आउट है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा मैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ओके, इस तरह में लिख दूँ OAB। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से कुछ, राइट, ताकि हमें ये ढंग से समझ में आए। ओके, तो इस थोड़ा सीधे नहीं हुआ, ये सीधे मतलब इस पर ज्वाइन नहीं हुआ, तो मैं इसको इस पर ये ज्वाइन नहीं हो पा रहा, इससे ऐसे कुछ इस तरह से ये वाला, और ये वाला हमारा है 60 डिग्री। और ठीक मैं क्या करता हूँ, इसके मतलब इस ट्रायंगल का आप एक बीचों बीच में एक आधा कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो ये वाला ये H हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये जो इसका हो जाएगा ये हो गया हाइपोटेनस, ये इसका हाइट, जिसको हाइट वैसे मैं ट्रायंगल की भाषा में हम इसको पी भी कहते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि हम एंगल ये वाला ले रहे हैं 30 डिग्री वाला। अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री वाला एंगल ले रहा हूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर मान लूँ, मैं इसको बेस मान लूँ, ये हाइट को बेस मान लेता हूँ एक बार। ठीक है, अगर मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि इसको बेस मान लूँ, इसको परपेंडिकुलर मान लूँ, ठीक इसके सामने का ये वाला। तो अब मेरे को लेकिन ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं फाइंड आउट कर पाऊँगा। आप ध्यान रखें कि मैं पहले इसका निकाल लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं, वहाँ AB लिखा है तो मैं यहाँ पर इसको P मान लेता हूँ, PQRS ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इस वाले एंगल का निकालूँ, इस वाले ट्रायंगल का निकालूँ। ध्यान से सुनना, इसका एरिया ध्यान से आप सुनो, इसको कैसे निकालता हूँ मैं इसको। तो फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। तो बेस अगर मैं कैसे अब इसको माने, बेस इंटू हाइट है, कुल मिला के बेस ये है मेरा, हाइट ये है,
बट अगर मैं एंगल लूँगा ये, तो मेरा परपेंडिकुलर यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ओके, इस ट्राइंगल के हिसाब से ये मेरा बेस है, बट इस एंगल के हिसाब से ये मेरा बेस है। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फॉर्मूले यूज करने हैं, तो मुझे यहाँ पर उसी बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूँ साइन 30 डिग्री, है ना, ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ये वाला P अपन हाइपोटेन्यूस लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ परपेंडिकुलर, जो हमें पता नहीं है, हाइपोटेन्यूस में पता है दैट इज 21। क्यों? क्योंकि मैं इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस है, तो ये भी 21 ही रहेगा, हाइपोटेन्यूस 21, ये भी 21। तो यहाँ से P और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसकी जगह मैं लिख दूँ 1/2 इक्वल टू P/21। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इस 1 का इस 21 के साथ, इस 2 का P के साथ, तो 2P इक्वल टू 21, P इक्वल टू 21/2। तो हमारा परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला हिस्सा P इक्वल टू आ गया 21/2। लिख लो इसको यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मैं अगर लगाऊँ अगर cos 30, अब मुझे ये पता है कि क्या लगाने से क्या चीज़ निकलेगी, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। ओके, अगर आपको ये समझ नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले पहले लिख लें और देखें कि क्या क्या किस हिसाब से ये यूज हो, मतलब हम यूज करेंगे ताकि ये आ जाए। जैसे मैं cos थीटा डिग्री है, cos थीटा डिग्री बेस, यानी कि यहाँ पर ये बेस है, ये मेरा अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखा जाए ये एंगल है, ये बेस है मेरा, तो बेस मेरा है, इसको बी लिख दूँ, मुझे नहीं पता है, और हाइपोटेन्यूस मुझे पता है दैट इज 21। अब मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और B/21। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे फिर से, तो 2B इक्वल टू आएगा 21/√3 और B इक्वल टू आएगा 21/√3/2। ओके, तो यहाँ पर ये बेस मेरा आ जाएगा 21/√3/2। ओके, अब थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं इस तरफ से ऐसे, ताकि मुझे थोड़ा और स्पेस मिल जाए। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ इस ट्रायंगल का एरिया, वो आएगा 1/2 इंटू बेस। अब मेरा बेस क्या था ये अभी, लेकिन मेरा बेस यहाँ ये है, लेकिन मेरा बेस इस ट्रायंगल के हिसाब से जहाँ जो ये सर्कल में फिट हुआ ये है, तो बेस दैट इज 21/2 इंटू हाइट दैट इज दिस, यानी कि 21/√3/2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब आप देखोगे ये सिर्फ इस ट्रायंगल का निकला है एरिया, इस ट्रायंगल का भी तो निकालना है, क्योंकि हमें तो इस सेगमेंट का निकालना है। उसके लिए तो मुझे टोटल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा, तो यहाँ एक से काम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो भी इस ट्रायंगल का एरिया आया, यानी कि ये वाला PQR का, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों का आ जाएगा। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 21 441 होता है, √3/2 2 जा 4। तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 441 √3/4। ओके, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा एक्चुअली इस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के निकालने के लिए हमारा एक काम था, इतना सारा रफ वर्क कहें तो। रफ वर्क यानी कि रफ वर्क तो नहीं है, वर्क तो फेयर ही है, लेकिन इतना हमें सीखने के लिए ये सब करना पड़ा। ये जो इस तरह का केस है, ये हम इसको रफ वर्क मान सकते हैं, सीधे हम मान सकते हैं, ये जो मैंने बनाया है अलग से। अदरवाइज आप यहीं पे इस ट्रायंगल के अंदर, इस सर्कल के अंदर ही इसको सब कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज 231 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकला 441/4। ओके, यहाँ से इसके नीचे 1 मान के हम LCM ले लेते हैं 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9 माइनस 441/3/4 सेंटीमीटर क्या निकला एरिया स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया क्या निकला हमारा 924 माइनस 441/3
बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने सर्कल के बेसिक्स पॉइंट्स को जान के और उससे रिलेटेड एरियाज़ को फाइंड आउट किया। एरियाज़ में जो इंक्लूड था वो था सेक्टर का एरिया और उसके सेगमेंट का एरिया और उसका जो आर्क है उसकी लेंथ, वो हमने फाइंड आउट किया। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप।